Hello students, so today we are going to study mind map of the poem The Dust of Snow. You all have read this poem and now we are going to prepare the mind map for exam purpose. What you have to prepare and how you have to prepare it is all given here, and if you prepare this much, whatever is written here, then I guarantee that you will get very good marks. First we will study about the poet, then summary of the poem, then theme of the poem, values, your moral values, figures of speech, literary, then rhyme scheme, symbolism, imagery और tone. बच्चों अगर हम ये इतनी चीज़ें पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उसका आपको आंसर उसका नहीं आएगा. It is what is beyond that makes poetry. What is unsaid in any work of art, it is unsaid part is its best part. तो बच्चों जो अनसेड होता है, ठीक है ना, अनसेड जिसको कहा नहीं जाता, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है पोइट्री का. इसी को हम सिम्बोलिज्म भी कहते हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. आप लोग इसके नोट्स बनाते जाइए. रॉबर्ट डी फ्रॉस्ट, ये इनका जन्म हुआ था मार्च 26 को और डेथ हुई थी 29 मार्च को. अमेरिकन पोएट थे और इनका वर्क इनिशियली इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था और इनका बर्थ, डेथ, इनकी स्पाउस, ऑक्यूपेशन सब कुछ यहाँ पे है. और ये इनकी यंग एज की है और ये ओल्ड एज की पिक्चर है. ओके, नाउ अबाउट समरी ऑफ द पोएम. ये एक शॉर्ट समरी है ना. इसको हम अच्छे से लिख लेंगे अपने पास, पॉइंट वाइज लिख लें अगर आप तो और अच्छा है. जैसे आप पॉइंट बना के लिखते हैं 1 2 3 तो आपको ये बहुत आसानी से याद रहती है. ठीक है, तो इसमें अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यही अनइमेजिनेबल कि नेचर के पास एक हीलिंग पावर है. हीलिंग पावर मतलब हमें ठीक करने का. जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं दवाई खा के. नेचर के पास भी एक ऐसी हीलिंग पावर है ना. फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देर इज़ नथिंग दैट कैन बी क्योर बाय. यानी बैड मूड, अगर आपका मूड खराब है, आपकी हेल्थ खराब है, तो नेचर उसको क्योर कर सकता है. तो ऐसे ही एक स्टोरी है छोटी सी. द ऑथर वॉज एक्सपीरियंस वन सच बैड डे व्हेन अ क्रो मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री डस्टेड स्नो अपॉन हिम. द स्नो इंस्टेंटली मेक हिम हैप्पियर. दिस हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर. तो जो शुरू में आपने पिक्चर में देखा था, ये पोएट है, क्रो है, ये हेमलॉक का पेड़ है, इसके ऊपर बर्फ़ है. तो कौवा आता है, आके यहाँ बैठता है, बर्फ़ उसके ऊपर गिरती है. पोएट का मूड बहुत ख़राब होता है, वो पूरा दिन उसका ख़राब हो रहा होता है और फिर वो उसका मूड चेंज हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है और उसका मूड अच्छा हो जाता है, उसका बाकी का दिन सेव हो जाता है. तो ये यही बस पोएम है डस्ट ऑफ स्नो. छोटी सी पोएम है ना. इसी को बार बार आपको समझ लेना है, इसके वर्ड्स याद कर लीजिए. हेमलॉक ट्री है, क्रो मूवमेंट है ना, और ये स्नो उसको इंस्टेंटली हैप्पी कर देती है. हिज डे गेट अ लॉट बेटर. दस द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर एज अ होल मेड हिम रियलाइज हाउ प्रिटी हिज प्रॉब्लम. तो कितनी पैटी उसकी प्रॉब्लम थी. पैटी माने कितनी छोटी उसकी प्रॉब्लम थी, ये नेचर उसको समझाता है. द फैक्ट दैट हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस कम्बाइंड विथ क्रो बीइंग द इंडिकेटर ऑफ डूम एंड फियर. अब आगे जब हम सिम्बोलिज्म आपको बताएंगे तो बताएंगे क्रो जो है वो किस चीज़ का. इसमें 3 सिम्बॉलिक हैं. एक क्रो है, एक स्नो है और एक हेमलॉक ट्री है. 3 चीज़ों का सिम्बोलिज्म है इसमें बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि किस चीज़ के लिए. तो क्रो जो है वो डूम और फियर. डीएम माने होता है डेथ डे, है ना, मौत का. फियर डर का, है ना. पोएट एज द वो लेकिन किस चीज़ का कैरियर बन जाता है, हैप्पीनेस का. तो को जो इसको हम ख़राब चीज़ के लिए जानते हैं वो हैप्पीनेस का कैरियर बन जाता है. वो हैप्पीनेस लेके आ रहा है पोएट की लाइफ में, क्योंकि अगर वो उड़ के नहीं आता, बर्फ़ पे नहीं बैठता, तो बर्फ़ उसके ऊपर गिरती नहीं, है ना. तो ये आयरनिकल है. द पोएट दो through these objects I try to highlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness. वो कहता है कि जो कई चीज़ें जो लाइफ में हमारे नेगेटिव होती हैं, जैसे क्रो था, हेमलॉक का पेड़, हेमलॉक जहर का पेड़ होता है ना, पॉइजन ट्री होता है ना. तो ये दोनों नेगेटिव हैं, इनका एस्पेक्ट नेगेटिव है, लेकिन ये भी हमारी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, हैप्पीनेस ला सकते हैं. बीइंग आउटडोर इन नेचर विथ ऑल इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम. ये बहुत ही अच्छी समरी लिखी गई है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लें और इसके पॉइंट्स को याद कर लें. अब देखो थीम क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस. नेचर और ह्यूमन के बीच में एक बातचीत है. नेचर हीलिंग एंड हेल्पिंग विद नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस. ह्यूमन जो नेचर हील कर रहा है और हेल्प कर रहा है ह्यूमन को उसके नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने में. द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल इवेंट्स. एक सिग्निफिकेंस माने महत्व, इंपॉर्टेंस.
छोटी छोटी चीज़ों का. It has been used throughout the poem. The poem Dust of Snow tell about the curative nature, power of nature. Nature has a cure for everything, whether it is a bad mood or illness. The poet is going through one such bad day when a crow suddenly shook down on him dust of snow from a hemlock tree. आई होप बच्चों आपको ये मैं थीम समझ में आ गई होगी. मैसेज क्या है इस पोएम का कि पॉजिटिव चेंज कैन टेक प्लेस थ्रू नेगेटिव ऑल्सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ हमको सिखाती है. बच्चों जब भी इस क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर आता है 5 मार्क्स का, तो आप ये थीम मैसेज एक एक लाइन ज़रूर लिख दें उसमें. ये बहुत आपके मार्क्स को इनरिच करेगा. ठीक है. द लिटिल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग थिंग चेंज इन लाइफ. सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस डन कैन इंस्पायर विथ इंथ्यूजियाज्म एंड मे ब्रिंग ह्यूज चेंज इन अवर लाइफ. इंथ्यूजियाज्म उत्साह से. ठीक है ना. तो ये इसकी मैसेज हो गया. अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं. जो लिटरेरी डिवाइसेस बच्चों सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो राइम स्कीम. राइम स्कीम आपको पता है ना. जैसे क्रो है ना, उसके बाद क्या आता है मूड, फिर आता है स्नो, फिर आता है र्यूड. तो क्या हो गया ए बी. इस तरह से हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं. अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से बाद में बता दूंगी आपको. तो क्रो स्नो म्यूड र्यूड एंड टाई थिंग्स अप नाइटली. इंटरनल राइम है. इंटरनल माने पोएम के अंदर ही राइम है, हर लाइन अपने आप में रिदमिक है ना. अदर डिवाइसेस जो है उसमें सर्टन साउंड्स को मिलाती हैं, इंटरकनेक्शंस करती हैं. जैसे एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है, जब एक लेटर बार बार आता है ना, एक ही लेटर. जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट HH, तो एक ही लेटर है जो बार बार आ रहा है. तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन. क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में बहुत दूर दूर वाले में नहीं, जैसे एक ही छोटी सी लाइन है, इसी में 2 वर्ड क्लियर हो गए. सेव्ड सम, पास पास होना चाहिए. एलिट्रेशन. इन्वर्जन. इन्वर्जन क्या होता है, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम, है ना. तो ये लाइसेंस इसको देख सकते हैं कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को चेंज कर सकता है. स्ट्रक्चर जैसे जो अपन नेचुरल ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको पोएट चेंज कर सकता है. पोएट जो है वो ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि रॉन्ग ग्रामर में भी लिख सकता है, क्योंकि रॉन्ग ग्रामर में उसको ये पोएटिक लाइसेंस है. इसको बोलते हैं, आपने कंगारू वाली पोएम पढ़ी थी, उसमें देखा था ना आपने, र्यूमेटिक की स्पेलिंग ही चेंज कर दी थी पोएम में, पोएट ने. तो क्योंकि वो पोएटिक लाइसेंस है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन. स्टैंजा 1 में हमको ये इन्वर्जन देखने को मिलता है. एजोनेंस क्या होता है, जब रिपीटिशन ऑफ वॉवल होता है, जब वॉवल रिपीट होता है. ये शुक मी डाउन, तो ओ देखो ना, शुक डाउन ऑन मी. ओ साउंड जो है वो यही इंटरनल राइम और एसोनेंस पैदा करती है. जो मैंने आपको बताया था इंटरनल राइम में यही है ना. नोट द वे एकोज विद डे एंड इन बिटवीन कम चेंज एंड सेव्ड. देखो ए. ठीक. शुक एंड डस्ट, ये देखो सारे वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं. ऑन ऑफ हेमलॉक ऑफ, देखो. तो ये एजोनेंस का बहुत अच्छा यूज़ किया है. इंजैबमेंट. इंजैबमेंट क्या होता है बच्चों, जब एक सेंटेंस कंटिन्यू करता है नेक्स्ट लाइन तक. पोएम में क्या होता है, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, लेकिन जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस तक कंप्लीट करता है, जैसे यहाँ पर था पोएम में, है ना. तो एंड हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, है ना. ये एक देख लंबा सेंटेंस, इसको कंटिन्यू किया गया, इसको बोलते हैं इंजैबमेंट्स. और ये पोएट में थ्रू आउट यूज़ किया है. तो ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, पहचानना भी सीखिए. लास्ट में हम आते हैं सिम्बॉलिज्म पे. सिम्बॉलिज्म मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 3 चीज़ों का सिम्बॉलिज्म है, स्नो, क्रो और हेमलॉक. और बहुत ही अनकन्वेंशनल है, यानी ट्रेडिशन से अलग है, रास्ते से. जब वो नेचर को कहता है, हम ज़्यादातर जो पोएम आप उस समय की जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के समय के जितने भी पोइट्स थे, वो स्पैरोज़ को, नाइटिंगेल्स को अपनी पोएम में लेते थे. क्रो को केवल फ्रॉस्ट ने ही लिया है. क्रो क्योंकि एक डार्क ब्लैक फॉरबिडिंग बहुत ही बेकार चीज़ के लिए होता है, बैड ओमन है ना. इसलिए बर्ड्स जो थे, जो अदर पोइट्स थे, वो सिंगिंग बर्ड्स जैसे नाइटिंगेल, डव्स वगैरह को लेते थे. और दूसरा हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री है. दूसरे जो पोइट्स हैं वो मेपल, ओक, पाइन ट्री को लेते थे, है ना, कि ब्यूटी और हैप्पीनेस बताते, जो पेड़ सुंदर हैं, बहुत खुशी देते हैं सबको. तो यहाँ पर सिम्बलाइज कर रहा है कि फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट. तो वो बता रहा है कि हेमलॉक का पेड़ ने कैसे उसको ख़त्म कर दिया, उसकी सैडनेस को, उसको हैप्पीनेस दे दी. द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो. डस्ट ऑफ स्नो, ये डस्ट ऑफ स्नो जो ये भी सिम्बॉलिक है, दैट इज शेकन ऑफ द हेमलॉक ट्री stands for joy that Frost experiences. He has therefore used an unconventional tree and bird in order to contrast with joy in the form of snow. ठीक है बच्चों. और लास्ट में हम आते हैं टोन ऑफ द पोएम.
टोन पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये पिज़्ज़ा में भी अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, टोन क्या है? तो टोन जो है इसकी ऑप्टिमिस्टिक टोन है ना, सॉरो टू जॉय, दुखी होने से सुखी होने तक है। जहाँ पोएट एक बहुत ही ख़राब दिन एक्सपीरियंस कर रहा था, यहाँ पे पोएट खुश हो जाता है इनमें, है ना। तो मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट माने सिंपल इमेजरी, बहुत ही एक सिंपल सी इमेजरी है कि कौआ आया पेड़ पे बैठा उड़ गया और वो बर्फ़ गिरा गया। उस बर्फ़ ने लेकिन कितना बड़ा चेंज लाया, तो एक मिनिमलिस्ट इमेजरी। ओके बच्चों, तो आप लोग प्लीज़ इस पोएम के नोट्स बना लें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें।